हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए जीके जीएस के आज हम लोग टॉप 50 प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे और अपना लेवल आपका क्या होता है इसमें ज़रूर पता होगा। ठीक है, 50 प्रश्न हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के और आपका इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, हर प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस की तरह। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुछ क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं जो कि मैंने लिए हैं कि ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छे लेवल तक आप एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द सर एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो आपको याद रखना है ये शब्द गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन वंश का शासक था और सातवाहन वंश ये आंध्र प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? आपने स्वर्ण पेगोडा सुना होगा, लेकिन काला पेगोडा यानी कि ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लघु हिमालय स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा हमारे हिमालय जो है सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका महान हिमालय, देन लघु हिमालय, देन शिवालिक हिमालय। ठीक है, और महान जो लघु हिमालय है ये आपको टुकड़ों के रूप में देखने को मिलता है, जैसे पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर महाभारत, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको याद रखना ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में देखने को मिलता है कौन? लघु हिमालय। ठीक है, तो बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहां पर है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ उड़ीसा में? दंडकारण्य का जो क्षेत्र है ये आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिलता है। वहीं अगर आपसे दंडकारण्य के अलावा दक्कन का क्षेत्र पूछा जाए, दक्कन का अगर क्षेत्र पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? इसका ज़्यादातर जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में मिलता है। आपको ये बात याद रखनी है, महाराष्ट्र में इसका ज़्यादातर विस्तार मिलता है और इसलिए वहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार हुआ है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है कि किस धातु से बनाई गई, मतलब किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में काम में लिया जाता है? मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिससे मिश्र धातु बनाई जाती है और फिर वो हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के रूप में प्रयोग की जाती है? तो आपको याद है एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध जो वर्तमान में आपको देखने को मिलता है यूपी का इधर लखनऊ वाला इलाका। ठीक है, अवध के स्वतंत्र राज्य की घोषणा किसने की थी? सआदत खां को आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है जो अवध का एका आंदोलन हुआ था वो लगान का नगद में परिवर्तन के लिए था। जो लगान दिया जाता था पहले वो अनाज के रूप में दिया जाता था। किसके रूप में? अनाज का। फिर नगद में परिवर्तन के लिए एका आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे। तो डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता पर विश्वास करता है? जैन, अजीवक, चारवाक या बौद्ध? तो कहेंगे कौन सा समय नियति की अटलता पर विश्वास करेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? चारवाक। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे तो ये वो प्रश्न है जो आप लोग अक्सर तो छोड़कर आते हैं, क्योंकि बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया गया है और आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? देखिए जो आपके हिस्ट्री की किताबें हैं जिसने रचयिता हैं उनसे एग्जाम में रचनाएं से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, और आपको याद है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? डंडिन हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद है, डंडिन इनके 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन जब अलग करना होता है तो आप किस प्रक्रिया द्वारा अलग करेंगे? तो क्या बोलेंगे सर? ऊर्ध्वपतन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपतन के द्वारा अलग किया जाता है। सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में ऐसा साइंस के 4 प्रश्न पिछली बार लेखपाल में आए थे तो आपको भूलना नहीं है। और यूपीपी में आपको ये मान लीजिए यूपीपी में लगभग आपको 6 प्रश्न साइंस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न कह रहा किसी पिंड का भार
जो किसी पिंड का भार होता है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ये बात गलत है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कोई पिंड आप लीजिए, कोई पिंड होगा वो ध्रुवों पर उसका जो भार होगा वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, गलत है। विषुवत रेखा पर क्या होगा, विषुवत रेखा पर कम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, क्लियर है। चलो अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा। कह रहा भारत में महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का अगर आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछा है तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 61 में इसकी चर्चा की गई है और यह प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया है, यह बात बहुत अच्छे से आपको पता होगी। महाभियोग लगाने के लिए राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। 50 प्रस्तावक चाहिए और 14 दिन पूर्व किसको, राष्ट्रपति को, मतलब 14 दिन पहले ही बताया जाता है। और इसमें एक बात और भी आपको याद रखना, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, क्लियर है। और ये कैसी प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कैसी बोलेंगे, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न, कह रहा राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में कहा गया, राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति होती है वो कैसी, वो न्यायिक शक्ति है, कैसी बोलेंगे, न्यायिक शक्ति है। भी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात की गई है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर अपन लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन कौन सी हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें पहले बात आपको यही बता देना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पीर पंजाल और धौलाधर है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो धौलाधर और पीर पंजाल है किस हिमालय का भाग है, तो आपको मैंने अभी बताया ये मध्य हिमालय का भाग, सॉरी लघु हिमालय, हाँ मध्य हिमालय कर लीजिए या लघु हिमालय कर लीजिए, ठीक है, या मध्य हिमालय आप कर लें या लघु हिमालय कर लें उसका भाग, क्योंकि लघु हिमालय जो है वो टुकड़ों के रूप में आपको देखने को मिलता है, जैसे धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा वगैरह ये सभी आपको देखने को मिलती हैं, क्लियर है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच कुल्लू घाटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला है, तो क्या बोलेंगे, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग जो होता है इसमें सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिलता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में, आप ये मान लीजिए कि लेखपाल में ऐसा प्रश्न आपको ग्रामीण परिवेश में भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली ऐसे ही अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लेंगे। हर तरीके के प्रश्नों के साथ मैं हाजिर होता हूँ ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप कर सकें, ठीक है। चलिए मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर या एपीकल्चर। एपीकल्चर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर है। मधुमक्खियों का जो प्रजनन प्रबंधन होता है उसे हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। क्या बोला सर, गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण, तो क्या बोलेंगे सर, नायलॉन। नायलॉन जो है वो आपका गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, तो डी इस क्वेश्चन का दोस्तों याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का प्रश्न आप कह सकते हैं। कह रहा है कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, या अलापादु दान लेख में, हनुमकोंडा उत्तीर्णी लेख में। मैं आपको बता देता हूं जो कालिदास थे ये आपको गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे, और गुप्त में भी किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, किसके, विक्रमादित्य के समकालीन थे, आपको ये बात याद रखनी है। और इनकी जो जानकारी, इनके नाम का उल्लेख जो मिलता है वो एहोल के उत्तीर्ण लेख में मिलता है। और एहोल जो लेख था, एहोल ये प्रशस्ति है, इसकी रचना जो की थी वो रवि कीर्ति ने, किसने, रवि कीर्ति ने की थी। आपको ये बात, सॉरी रवि कीर्ति, सॉरी किसने की थी, रवि कीर्ति ने की थी, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। एक बात और भी याद रखेंगे, इस एहोल अभिलेख से एक और जानकारी मिलती है, जो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशर द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था उसकी जानकारी भी हमें एहोल अभिलेख से ही मिलती है, ये बात भी बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए कालिदास के ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम ये इनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में प्राचीन काल से ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके रचनाओं से क्वेश्चन है, ये 4 रचनाएं आपको दी गई, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। मेगस्थनीज इंडिया या इसके इंडिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, इंडिका भी कहा जाता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद है, इंडिका भी कहा जाता है, क्लियर है। अश्वघोष की बुद्धचरित्र है, बिल्कुल सही। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस है, लेकिन जो पाणिनि है ये महाभाष नहीं, बल्कि महाभाष किसकी है, महाभाष पतंजलि की, किसकी सर, पतंजलि की है, याद रखें किसकी है, पतंजलि की है, याद रखें किसकी सर, पतंजलि की है, ये इतना गलत है, ठीक है, पतंजलि की है याद रखेंगे, तो आपका सी वाला गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर, विशाखादत्त ये मुद्रा राक्षस कई बार आपके एग्जाम में आई है तो इसको आपको भूलना नहीं है, सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगी कि
मुद्रा राक्षस किसकी बुक है, तो क्या बोलेंगे, विशाखा दत्त की। ठीक है, और बुद्ध चरित्र भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा था, क्या सर, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का अल्पकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। देखिए, राष्ट्रपति क्या करता है, आपात स्थिति में एक कानून बनाता है जिसे अध्यादेश कहते हैं। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कभी कभी क्या होता है, अध्यादेश का गलत उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको हृदय नाराज जो कुंजरू थे, इन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार जो है वो संविधान का एक धोखा है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। देखिए, योजना आयोग की स्थापना मतलब योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा सकें। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। नरेंद्र मोदी जी उस वक्त सरकार में, सत्ता में कौन थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थी। आपको बात याद रखनी है, 2015 की ये बात है। अब नीति आयोग के नाम से ये संस्था जानी जाती है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में कॉफी का सबसे अधिक किस जगह से उगाई जाती है। मतलब जो भारत में काफ़ी है, भारत में काफ़ी सबसे अधिक कहाँ पर उगाई जाती है। अगर मैं विश्व में कहवा का उत्पादन में अगर बूझूं कि विश्व में कहवे के उत्पादन में नंबर 1 पर क्या है, तो ब्राज़ील है। आपको याद रखना। ठीक है, ब्राज़ील नंबर 1 पर है कहवे के उत्पादन में, और कर्नाटक भारत में नंबर 1 पर है, याद रखेंगे। ठीक है, कर्नाटक कॉफ़ी के नंबर 1 पर है, याद रखेंगे। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला है, और दार्जिलिंग की जो चाय है, इसकी दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग जो मिला है वो कब मिला, 2004 में, याद रखेंगे। ठीक है, 2004 में इसको जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित भारत में निम्न राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहां पर, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, तो क्या बोलेंगे, झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर नदी घाटी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, दामोदर नदी घाटी में सबसे ज्यादा कोयला, और वैसे झारखंड में सबसे ज्यादा। 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। अपना ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या करा, उदयनवाद सत्ता के दंत कथा किससे संबंधित है। दोस्तों मैंने इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट हर प्रकार के क्वेश्चन लिए। अभी आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद साइंस के भी क्वेश्चन हमने लोगों ने 4-5 किए। मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या उज्जैनवाद सत्ता के दंत कथा किससे संबंधित, तो क्या बोलेंगे, उज्जैन से संबंधित है, याद रखें। किससे सर, उज्जैन से संबंधित है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। ठीक है, मैं आपको सब, निर्वाचन मतलब होता है जिसका निर्वाचित हो। ठीक है, जिसका निर्वाचन हो। ठीक है, निर्वाचन हो उसको निर्वाचित कहते हैं। ठीक है, निर्वाचन हो। चयनित क्या होता है, चयनित मतलब ये होता है कि मान लिया बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हुए और उनमें से एक को चयन कर लिया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, मान लिया, तो क्या होता है, उसे चयनित कहते हैं। मनोनीत क्या होता है, जैसे आपके आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाते हैं राज्यसभा में, वो मनोनयन होता है। ठीक है, नियुक्ति क्या होती है, नियुक्ति मैं बताता हूँ, और राष्ट्रपति की क्या होती है, नियुक्ति होती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सर लोकसभा का जब इलेक्शन होता है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, जो लोकसभा में बहुमत होता है, बहुमत दल के नेता को ही क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन राष्ट्रपति की अपनी कोई पावर नहीं है। जो भी पार्टी लोकसभा में बहुमत धारण करेगी उसके नेता को प्रधानमंत्री की गद्दी दी जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की, आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है सतत विकास का आधार क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इसको राइट आंसर क्या होगा, सतत विकास का आधार क्या है, बोलेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। क्या होगा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सतत विकास का आधार होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि रहा इकोनॉमिक्स का बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, बिल्कुल भैया निर्धनता में समृद्धि, लेकिन बढ़ती निवेश, जो अगर आप निवेश बढ़ाते हैं तो ये कोई निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। निवेश अगर बढ़ता है तो मतलब निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, ये बात आपको भी पता है अगर आपने अच्छे से मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ी है। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्या निम्नलिखित में से देश और दुनिया में, ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश और दुनिया में कार्बन निगेटिव मतलब शून्य कार्बन निगेटिव के रूप में जाना जाता है। आपको ये बताना है कि भारत ने कार्बन शून्य का जो लक्ष्य रखा है, कार्बन शून्य का जो लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आज का HW बताना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अपना पड़ोसी देश कौन सा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और बहरीन के बारे में क्वेश्चन याद रखना है, इसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, सॉरी हाँ, मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, किसे, बहरीन को। बहरीन की राजधानी मनामा हो जाएगी,
ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है, भूटान इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है। जो ओजोन छिद्र है, हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन में छिद्र हो रहे हैं, तो जो अंटार्कटिका है इसके ऊपर जो है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको ये प्रश्न भूलना नहीं है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिमाणात्मक शाख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी। देखिए शाख नियंत्रण क्या होता है, बैंकें अपना जो एनडीटीएल निकालती हैं, जैसे सीआरआर हो गया, बैंक दर हो गया, रेपो रेट दर हो गया, ये सभी क्या है, ये शाख नियंत्रण की विधियां हैं। तो इसमें शाख की जो राशनिंग होती है वो शामिल नहीं होती है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये शाख की राशनिंग शामिल नहीं। तो शाख की राशनिंग क्या होती है, शाख की राशनिंग मतलब ये होता है कि अपनी आपको शाख कितनी है, कहने का मतलब कोई बैंक होती है जो अपना पैसा लगाती है, तो किस हिसाब से वो अपना कार्य करे उसे शाख की राशनिंग कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि जो है यही भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी IDBI है, ICICI बैंक भी है, भारतीय रिजर्व बैंक भी। क्लियर है, क्योंकि हमसे कहा गया कौन सा अंग नहीं है। चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं। अगला प्रश्न, क्या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल प्रति किस देश के राष्ट्रीय पुलालेख में रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र है उसकी जो मूल प्रति है वो किस देश के राष्ट्रीय पुलालेखागार में, किसके, अमेरिका के। ये आप अपने दिमाग से ही क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आप लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में अधिकृत रूप से कब से ओलंपिक में भाग लेना शुरू हुआ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया है कि भारत जो था ये कब से ओलंपिक में है। तो आपको याद है एंटवर्प ओलंपिक था, कब सर, 1920 में। 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में शुरुआत की थी, किसने, तो आपको याद है भारत ने। याद रखेंगे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो अगला मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए और अब की बार 2024 के ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे, बोलेंगे पेरिस में होंगे। क्लियर है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारत में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि बिहार का शोक किसे कहा जाता है सर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। हालांकि इस पर बहुत सी परियोजनाएं भी बनाई गई हैं ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो बाढ़ग्रस्त राज्य है वो बिहार ही आता है और कोसी नदी के कारण है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा जैव विविधता के नाश का कारण क्या, मतलब जैव विविधता जो हो रही है वो नाश हो रही है, इसका कारण क्या है। जीवों की प्रकृति में आवास की कमी है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण प्रदूषण भी है, वनों का नाश, यानी कि उपरोक्त सभी। जब वनों का नाश करेंगे तो जैव विविधता में कमी आएगी, आपको पता है। पर्यावरणीय प्रदूषण है, जैव विविधता घटेगी। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किस राज्यों में से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि, मतलब सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है, आपको याद रखनी है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करेंगे आर्द्रभूमि समझौता की, तो 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद नहीं, कब सर, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना। रामसर स्थल जिसे हम लोग कहते हैं, ये ईरान में, रामसर जो स्थल है वो ईरान में स्थित है। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न, किराए किसको भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, किसे भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, श्रीधरन को। श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। मुद्रा अवमूल्यन कब लेता है, मतलब कोई देश से अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा कब लेता है, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसको लिए सर, व्यापार शेष जो होता है, यानी कि जो व्यापार होता है उसको ठीक करने के लिए मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में मुद्रा अवमूल्यन से प्रश्न आता ही आता है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई थी। 72 में, 1542, 1601, 1880। तो क्या बोलेंगे, 1562 में। कब सर, सॉरी 1862 में सबसे पहले क्या हुआ था, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है। लेखपाल के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषि जो विपणन
सहकारिताएं हैं उनका शीर्षक कौन हो जाए, नेफेड, नाफेड हो जाएगा, आपको याद है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है नेफेड की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी स्थापना, ये आपको कमेंट बॉक्स में HW के रूप में बताना है, ठीक है। 2 ही प्रश्न अभी तक मैंने आपसे किए हैं। अगला प्रश्न कह रहा भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व का भाग नहीं, मतलब राज्य सरकारों का भूमि राजस्व राज्य सरकारों को मिलता है, पंजीकरण शुल्क भी मिलता है, वाणिज्य कर भी मिलता है, लेकिन सीमा शुल्क जो होता है राज्य सरकारों के लिए राजस्व का भाग नहीं। और सीमा शुल्क का अधिनियम कब का है, ये जहाँ तक मुझे याद है कि 1952 में ये अधिनियम आया था, सीमा शुल्क का अधिनियम, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सीमा शुल्क का अधिनियम या तो 1952 में, ये देख लेना आप लोग, या तो ये 1952 में सेवा वाला होगा, नहीं ये 19 सीमा शुल्क नहीं, आई एम सॉरी, 1952 में सेवा जो मतलब सेवा का जो कर आया था, सेवा कर लगता है, वो आया था, ठीक है। तो 1900 सीमा शुल्क नहीं, आई एम सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, ये मुझसे स्लिप हो गया दिमाग से, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं फिलहाल। क्या लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। कास्टिंग वोट मतलब क्या होता है, जैसे निर्णायक मत अपन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्णायक मत। निर्णायक मत क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब वोट बराबर हो जाते हैं, तब वोट बराबर होने के नाते, यानी कि जब टाई हो जाता है, तब लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, अपना मत देता है, अपना निर्णायक मत देता है, उसे हम लोग कास्टिंग वोट के रूप में जानते हैं, ठीक है। जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए, मतलब जब टाई हो जाते हैं, तब लोकसभा अध्यक्ष मतलब निर्णायक मत देता, उसे हम क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं। चलो अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो आर्टिकल 40 में है और पहले सा था। समान नागरिक संहिता, ये आपको भूलना नहीं है, आर्टिकल 44 में है और गोवा में अभी तक लागू है। मुफ्त कानूनी जो सलाह थी, ये आपकी बाद में जोड़ी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मैं बात करूँ तो आपसे बहुत अच्छे से पता होगा। इसका जो भाग है वो 4 है, 4 भाग में, और आर्टिकल 36 से 51 तक चर्चा की गई। आयरलैंड से इनको लिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अगर मान देखें, बहुमत 2-3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत, एक 2/3 बहुमत, एक आपका होता है एक होता है साधारण बहुमत, एक 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत होता है कठिन बहुमत माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, साधारण बहुमत की जरूरत होती है। और कोई नया राज्य, मान लिया अगर भारत के अंदर ही अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। किसका, 3 का प्रयोग। और किसी सीमा में परिवर्तन, किसी नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, 2 राज्यों से 1 बनाना, 1 राज्य से 2 बनाना, वो सभी के सभी आर्टिकल 3 के तहत कौन करेगा, बोलेंगे संसद करेगी, ठीक है। क्या बोलेंगे, संसद करेगी असाधारण बहुमत के द्वारा। क्या आपातकालीन की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। देखिए आपातकालीन की घोषणा हमारे यहाँ 3 प्रकार से होती है, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, आर्टिकल 352, 356, 360, और 1 माह के अंदर राष्ट्र अगर आपातकाल लगता है तो आपातकाल की जो घोषणा होती है वो 1 माह के अंदर संसद के समक्ष रखा जानी चाहिए, ठीक है। तो 1 माह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या बोलेंगे, 22 दिसंबर, आपको रटा होगा, ठीक है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में भारत मतलब वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। चलो अगला प्रश्न, दोस्तों अपना मूल्यांकन इस वीडियो में आपने ज़रूर किया होगा। इस वीडियो के बाद अंत में हमें ज़रूर बताएं कि आपने किस प्रकार के इस वीडियो में क्वेश्चन देखे। बेहतरीन प्रश्न थे, मुझे तो लगता है सभी आपके छपने वाले प्रश्न हैं। क्या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। मैनचेस्टर क्या होता है, जहाँ सूती वस्त्रों का भंडार मतलब ज़्यादा उत्पादन किया, तो क्या बोलेंगे, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद है। मदुरै ये प्राचीन काल के लिए बहुत फेमस है, इसके बारे में आपको जब पढ़ेंगे प्राचीन काल में ये मदुरै राजधानी हुआ करती थी चोलों की, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला प्रश्न, क्या निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं, तो क्या बोलेंगे, गोसाईनाथ जो है ये भारत में अवस्थित नहीं। बाकी कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, सभी के सभी यूपी में आपको देखने को मिलते हैं, नंदा देवी, ठीक है। तो आपका स्कोर कितना रहा, मतलब स्कोर आपने अगर गिना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बढ़िया नहीं किया क्योंकि प्रश्न ज़्यादा थे। फिलहाल जैसे भी थे आपके एग्जाम में छपने वाले सभी के सभी प्रश्न थे। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे लगातार वीडियोज़ के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लेंगे। लगातार ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।